हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं तिलक सर। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का सेकेंड लेक्चर। अरे फोन तो आज बेटा हम हैंड ओवर कर रहे हैं विजय सर को, बाकी फिर हम देखते हैं बाद में। चलिए ठीक है तिलक सर, थैंक यू। आज अब तो फोन आपके पास आता रहेगा, ठीक है, तो थोड़े दिन मैं समझ सकता हूं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आज सेकंड लेक्चर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर वाला टॉपिक। कल हमने पोटेंशियल किया था और आज अब हम लोग उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक हो गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। रख चल रहा था, पेन नहीं दिया क्या? अरे बोर्ड पे ही रखा हुआ, सही है। तो कल हम लोगों ने अलग अलग सिस्टम का पोटेंशियल निकाला था। आज मैं अर्थिंग का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है प्रीतिका। अर्थिंग, तो जब भी किसी बॉडी की अर्थिंग करते हो आप, जब भी किसी बॉडी की अर्थिंग करते हैं, क्या होगा? उस बॉडी का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। जब भी किसी बॉडी की अर्थिंग करेंगे उस बॉडी का पोटेंशियल जीरो होना ही होना है। सो व्हेन अ बॉडी इज अर्थ, when a body is earth, its potential must be zero। ठीक है, तो जब हम किसी बॉडी की अर्थिंग करते हैं सनोज, तो उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ये बात समझ में आ गई? तो कोई भी बॉडी हो, कोई भी चार्ज हो इसके ऊपर, मान लीजिए, तो अगर हम इसको अर्थिंग करते हैं तो सबसे पहले इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज, उस पे चार्ज इस तरीके से डेवलप होगा ताकि नेट पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो इसका पोटेंशियल प्रीतिका कितना हो जाएगा? इसका पोटेंशियल जीरो होना ही होना है। सो व्हेन अ बॉडी इज अर्थ, इट्स पोटेंशियल मस्ट बी जीरो। कई बार सर्किट में आप देखोगे, कोई सर्किट है और यहां अर्थिंग कर दी, अर्थिंग करते ही क्या होगा? इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अर्थिंग करते ही इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। समझ गए? तो इसके बेस पे हमसे इंड्यूस चार्ज पूछता है। तो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, थोड़ा सिंपल सा, कि एक बॉडी है एंड इट इज इनक्लोज इन अ बिगर बॉडी। इसका रेडियस है ए, इसका रेडियस है बी, और हमने बाहर वाले की अर्थिंग कर दी है और अंदर वाले पे चार्ज क्यू है, अंदर वाले पे चार्ज क्यू है, ठीक है। सो क्वेश्चन है, फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आउटर स्फीयर। हमको क्या करना है? इंड्यूस्ड चार्ज निकालना है आउटर स्फीयर पे। समझ गए बात? हाँ जी, Q जो है स्मॉल वाली स्फीयर का चार्ज है। स्मॉल वाली स्फीयर एक बिगर स्फीयर के अंदर, कंसेंट्रिक स्फीयर के अंदर रखा हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि बाहर वाले पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा। अब देखो, चार्ज तो इंड्यूस होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहां पे पोटेंशियल डेवलप होगा, और जितना पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा उतना नेगेटिव पोटेंशियल होगा, तभी तो नेट पोटेंशियल जीरो होगा। क्यों नेट पोटेंशियल जीरो होना है बाहर वाले का? बता सकता है कोई?
अर्थिंग कर रखी है। सो सिंस आउटर स्फीयर इज चार्ज, उसके हमने अर्थिंग की हुई है, इसलिए नेट पोटेंशियल 0 होगा। समझ गए? सिंस आउटर स्फीयर इज चार्ज, सॉरी मैं क्या बार बार गलत वर्ड यूज कर रहा हूं, आउटर स्फीयर इज अर्थ, इट्स पोटेंशियल मस्ट बी 0। बात समझ गए? तो हमने बाहर वाले स्फीयर की अर्थिंग कर दी है, इसलिए उसका पोटेंशियल 0 होगा। अब हमको नहीं पता, तो लेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन आउटर स्फीयर इज क्यू मान लेते हैं, क्यू डैश। स्टेप को समझना है क्या कर रहा हूं। हमने बाहर वाले पे चार्ज क्यू डैश मान लिया, अज्यूम कर लिया। सनोज बात समझ में आ गई? तो मुझे बताइए बाहर वाले पे नेट पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करूंगा फॉर्मूला से, V इक्वल टू के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई मन में दिक्कत हो तो देव बता देना कि सर ये बात समझ में नहीं आई, समझाइए प्लीज, बताएं मुझे। के क्यू बाई बी प्लस के क्यू डैश बाई बी इक्वल टू 0। आ गया समझ में? तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो के क्यू डैश बाई बी इक्वल टू माइनस के क्यू बाई बी। तो इस केस में क्यू डैश इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू, चार्ज इंड्यूस हो गया। बात समझे? हाँ जी बोलिए देव। ठीक, समझ गए? खुशी, प्रीतिका, तो जब आप समझ गए तो मेरे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। क्वेश्चन है फिर से, इस बार मैंने अंदर वाले स्फीयर की अर्थिंग कर रखी है। इस बार मैंने अंदर वाले स्फीयर की अर्थिंग की और बाहर वाले को चार्ज क्यू दिया है। नाउ फाइंड इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर स्फीयर। आपको इनर स्फीयर का इंड्यूस्ड चार्ज बताना है। आपका टाइम शुरू होता है, शुरू करिए जल्दी से। हाँ जी करिए इसे। जल्दी से प्लीज। हाँ जी सनोज, वेरी गुड। बाकी लोग भी प्लीज। हाँ जी
कृतिका कितना है? देखिए इस बार किसकी अर्थिंग की गई है? इनर वाले की। तो जिसकी भी अर्थिंग की जाएगी उसका पोटेंशियल, तो सिंस इनर स्फीयर is earthed, its potential become जीरो। अब देखिए अंदर वाले स्फीयर पे हम मान लेते हैं बिना इंड्यूस चार्ज के तो हो ही नहीं सकता ना भाई, अकेला चार्ज से पोटेंशियल जीरो कैसे होगा? पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर कहीं अकेला चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो उसका पोटेंशियल के क्यू बाय आर हो जाएगा। तो सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो नहीं होगा। पोटेंशियल जीरो होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दोनों होने चाहिए। तो लेट इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज क्यू डैश। इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज क्यू डैश। तो हम मान लेते हैं कि अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज क्यू डैश है, ठीक है। तो अब मुझे सनोज के अलावा कौन बता सकता है अंदर वाले स्फीयर इस पे चार्ज क्यू डैश है, अब पोटेंशियल इसकी वजह से होगा और इसकी खुद की वजह से होगा। तो देव बता सकते हो? मेरे को बताइए पोटेंशियल अंदर वाले स्फीयर पे फॉर्मूला के हिसाब से के क्यू डैश बाय ए प्लस के बाय बी, वेरी गुड, इक्वल टू जीरो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी बात में दिक्कत लगे कि सर ये क्यों हुआ तो आप पूछ सकते हो। अपनी वजह से के क्यू बाय ए, लेकिन कोई कहेगा सर इसकी वजह से बी क्यों ले रहे हैं, हमें तो रेडियस ए लेना चाहिए। तो नहीं, अंदर वाले जितने भी पॉइंट होंगे वहां पर पोटेंशियल सेम रहेगा। तो इस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल हर जगह पे सेम रहेगा, यहां से यहां तक। तो हमारे पास के क्यू बाय बी। अब आप के क्यू डैश बाय ए इक्वल टू माइनस के क्यू बाय बी कट करिए तो आपके पास रिजल्ट आ गया क्यू डैश माइनस ए बाई बी इंटू क्यू। समझ गए? पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। मेरे पास 10 रुपए है, जब तक मैं उसे खर्च नहीं करूंगा तो वो जीरो कैसे होगा? नेगेटिव में पॉजिटिव पोटेंशियल है या नेगेटिव पोटेंशियल है, तो उसको जीरो करने के लिए तो आपको दूसरा चार्ज भी तो चाहिए ही चाहिए ना। सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की वजह से पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें, चलिए एक मैं पोटेंशियल का और अच्छा सा क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, क्योंकि हम पोटेंशियल का ही टॉपिक कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूं। करिए, ये एम्स में आया हुआ है पहले, बहुत पहले। एक स्फीयर है और इसका रेडियस ए है और इसके ऊपर चार्ज क्यू है, और एक ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस बी है। द पोटेंशियल ऑफ इनर स्फीयर, the potential of inner sphere, the potential of inner sphere is V. Find potential of outer sphere when की इज ऑन। इस की को अगर हम ऑन कर देते हैं, सो आफ्टर की इज ऑन, जब हम की को ऑन कर देंगे तो पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फीयर निकालना है।
हाँ जी, बताएं मुझे। चलो, समझ में आया? नहीं आया? बताएं मुझे प्लीज। गरिमा बताओ। देव, कृतिका। अच्छा, क्या होगा हम जब की को क्लोज करेंगे? बताइए। पहले तो पोटेंशियल V दिया हुआ है, ये V किसके बराबर हो गया? के क्यू बाई ए, ये दिया हुआ है हमको। तो देव, जब हम इसको वो करेंगे, क्या करेंगे? ऑन करेंगे, तो क्या होगा? यहां पे मेरे को आपको बताना, ऑन करने पे क्या होगा? ये सारा का सारा चार्ज जो अंदर वाले पे था वो बाहर पे चला जाएगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज रिजाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर। नहीं समझ में आएगा? चार्ज रिपल्सन होता है, रिपल्सिव, मतलब एक तरह से सेम नेचर ऑफ चार्ज है, वो रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो मान लो एक रूम के अंदर दो अपोजिट नेचर के जीव रहते हैं। जैसे कौन से दो अपोजिट नेचर के जीव, देव बताना। चूहा और बिल्ली। तो चूहा और बिल्ली रूम के अंदर है। तो अब चूहा और बिल्ली में तो यह है कि वो उसको पकड़ना चाहेगा, उसको पकड़ना चाहेगा। ठीक है, नहीं, हाँ, बिल्ली, चूहा भागने की कोशिश करेगा। चलो चूहे की बात करते हैं। रूम बंद है, तो क्या होगा? बिल्ली जो है चूहे को पकड़ने जाएगी और चूहा भागेगा, भागता रहेगा रूम में। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोल दूंगा, क्या होगा? भाग जाएगा। तो ऐसे ही चार्ज के साथ है। ये जो चार्ज है ना, रिपल्सन की, उसे भागना चाह रहा है लेकिन रास्ता मिल नहीं रहा है। जैसे इसको जोड़ोगे, कंडक्शन पाथ मिल जाएगा, सारा का सारा चार्ज भाग जाएगा, बाहर चला जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? सो चार्ज हमेशा कंडक्टर में सरफेस पे जाता है। सब कंडक्टर में ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंडक्टर में पाथ मिल जाता है। जैसे ही रास्ता मिला, भागो। तो अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर कनेक्शन? अंदर वाले स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा कनेक्शन के बाद? 0। तो सारा का सारा चार्ज चला गया बाहर। तो अब बाहर वाले का पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई बी। कोई समस्या? के क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं? तो आ गया काम खत्म। V A बाई बी। तो मेरा पोटेंशियल आ गया A बाई बी इंटू बी। आया समझ में कि नहीं? हाँ देव, V डैश आ गया A बाई बी इंटू वी, A बाई बी इंटू वी। क्लियर हो गया? तो आप क्वेश्चंस करेंगे, छोटे छोटे पोटेंशियल के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए। अब मैं जो टॉपिक लेने जा रहा हूं, वो मैं लेने जा रहा हूं कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सारी जगह पे इसको पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं यहां पर इसको बाद में पढ़ा रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे ये दो चार्जेस हैं, ये चार्जेस Q1 है और Q2 है। तो इनको रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होगा। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन हम क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing the all charges from infinity to their respective position.
amount of work done in bringing all the charges from infinity to their respective position। ये बात समझ में आ गया। हर चार्ज को इंफिनिटी से उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट वुड बी द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी पहले वाले चार्ज को लाने में जितना वर्क करना पड़ा और दूसरे वाले चार्ज को जितना करना पड़ा। अब देखिए कहां से लाया गया है चार्ज, तो चार्जेस हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी का पोटेंशियल कितना है? 0। तो पहले चार्ज को जब हम लाएंगे, तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? पहले चार्ज को लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सभी लोग इस बात को बताएं। प्रीतिका, पहले चार्ज को जब हम लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा? देखो, वर्क हमें तभी करना पड़ेगा जब फील्ड हो। अभी कोई और चार्ज है ही नहीं, बात समझे? कोई और चार्ज है ही नहीं, तो क्या वर्क करना पड़ेगा? 0 वर्क करना पड़ेगा। समझ गए? लेकिन पहला चार्ज आने के बाद जब मैं दूसरा चार्ज लाऊंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मुझे वर्क करना पड़ेगा। पहले वाले की फील्ड अब दूसरे वाले पे है, बात समझे? तो वर्क जो होता है वो होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। जिस चार्ज को ला रहे हो इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब उस पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से है? Q1 की वजह से। तो Q1 की वजह से पोटेंशियल 1/4πε0 Q1/R। तो अब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज का फॉर्मूला हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/R। सेम है जो ग्रेविटेशन में आपने किया था, पोटेंशियल एनर्जी -G m1 m2/R। यहां पे भी वही 1/4πε0 Q1 Q2/R। कृतिका, बात समझ में आ गई? पक्का? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। वैसे तो मेरे को पहले बता देना चाहिए था वर्क डन किसके बराबर है। वर्क डन हमारा, अच्छा, पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करते हैं देव? छोटी छोटी बातें। पोटेंशियल को हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क क्या हो गया? चार्ज इनटू पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ गया? ये कहीं साइड पे। ठीक है, वर्क इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया? पक्का? बढ़ो आगे। अब देखिए, ग्रेविटेशन में भी वही चीज की थी, फिर आपको यहां पे वो चीज ही करनी है। अगर मेरे पास ये सिस्टम है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, इसकी लेंथ L है, ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है और ये चार्ज। तो फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कैसे करेंगे सनोज, याद है? हम ना सिस्टम बनाते हैं, बाइनरी सिस्टम, दो चार्जेस का सिस्टम। हमको फॉर्मूला पता है K Q1 Q2/R। तो हम क्या करेंगे? हर एक चार्ज को हर एक से इंटरेक्शन कराएंगे। Q1 को Q2 से कराया, लेकिन फिर Q1 Q3 से रह गया, तो Q1 को Q3 से कराया और फिर Q3 और Q2 रह गया। तो आप सबको पता है
कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी सिस्टम की वो हो जाएगी के Q1 Q2 बाई एल प्लस के Q1 Q3 बाई एल प्लस के Q1 नहीं Q2 Q3 बाई एल। समझ गए? पक्का? तो ये हमारा पोटेंशियल सिस्टम का हो गया। नहीं, फोर्स तो नहीं कह सकते, इनका इंटरेक्शनल एनर्जी है ये। Q1 Q2 के बीच में एनर्जी निकाल देंगे, Q1 Q3 के बीच में निकाल देंगे, Q3 Q2 के बीच में निकाल देंगे। हर चार्ज को हर एक के साथ इंटरेक्ट कराना है। हाँ ठीक है, बढ़ा जाए आगे, बोलिए। ठीक है, कृतिका, तो जब हो गया तो आप एक क्वेश्चन और कर दीजिए फिर। दिख रहा है? ऑनलाइन में तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा। ये क्या? हट जाएगा। नहीं, इसको स्लाइड करना पड़ेगा, स्लाइड होता है। माइक कलर, माइक कलर। सो हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इसकी साइड ए है, आपके पास चार्ज Q है, Q है, Q है, Q है। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। हाँ, 4kq स्क्वायर बाय ए। सही बात खुशी? कोई ऐसा जो कहे कि नहीं ये सही बात नहीं है? बड़ा बुढ़ गया सब, इसमें अपोज की क्या बात हो गई? मजाक मत। तिलक सर जानेंगे, बहुत मारेंगे तुमको, समझ रहे हो? तिलक सर से तुम्हारा शिकायत किया जाएगा। हाँ, तो ये बात आपके दिमाग में पहले क्यों नहीं आई सनोज? ये एक बाइनरी सिस्टम, ये दूसरा बाइनरी सिस्टम, ये तीसरा बाइनरी सिस्टम, ये चौथा बाइनरी, ये पांचवा और ये छठा। सो वी विल हैव 4 नो 6 सिस्टम। 4 नहीं 6। तो 4 तो 4kq स्क्वायर बाय ए प्लस 2 डायगोनली होगा 2kq स्क्वायर बाय रूट 2a। समझ में आया? पक्का? ठीक है, समझ गए सब लोग? चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको दूं इस पर। हमें बड़ा भगवान है। अभी एकदम हम लोग शॉर्ट में कर रहे हैं चीजें, क्योंकि समय का अभाव रहना है। अब मतलब नीट प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए हम लोग कर रहे हैं, जो जल्दी से करना चाहते हैं उनके लिए कर रहे हैं। तो लोग एक एक चैप्टर को 12-12 घंटे 13-13 घंटे तक खींचते हैं, वो अब समय नहीं है। उसका समय अलग, ये समय अलग। हाँ क्या हो गया? हाँ 5 दिन में 2 घंटे में 700 प्लस लाइए। 2 घंटे में, नीट से 2 घंटे पहले एक वीडियो बनेगा 700 प्लस कैसे लाएं 2 घंटे में। चलिए हाँ, अभी भी मौका है, ठीक है, कोई नहीं। तिलक सर आपको बताएंगे कि 15 मिनट में कैसे 700 प्लस मार्क्स लाया जा सकता है। हाँ तो ये सब यूट्यूब
चलिए, फाइंड वर्क डन इन डबलिंग द साइज ऑफ ट्रायंगल। फाइंड वर्क डन, आप बुढ़वा बच्चा सब खूब देखता है उसको, उसमें पढ़ाई लिखाई छोड़ के यही देखेगा कि 2 घंटे में कैसे 700 लाए, 1 हफ्ते में 700 कैसे लाए। तो तिलक सर यही बोलेंगे कि सारे चीज को फाड़िए, पानी में घोड़िए। हाँ, यही तरीका ही है बस। फाइंड वर्क डन इन डबलिंग द साइज ऑफ ट्रायंगल। बात समझे, हमको कितना वर्क करना पड़ेगा ताकि जो ये ट्रायंगल मैंने बनाया है इसको डबल, इसका साइज L की जगह पे 2L कर दिया जाए, L की जगह पे 2L। फाइंड वर्क डन इन डबलिंग द साइज ऑफ ट्रायंगल। फाइंड वर्क डन इन डबलिंग द साइज ऑफ ट्रायंगल। कैसे किया जाएगा बताइए। कुछ बातें उतनी बढ़िया से नहीं हो पाई, छूट गई, तो वो बातों को मैं बता देता हूं। हमने पहले की हुई है, ग्रेविटेशन में की हुई है और कहीं कई जगह पे की हुई है। याद है कि नहीं, बोल दो। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड कितना होता है सनोज? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, वर्क, लेक्चर मेरा जाके देखो आप, वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क वाले में, वहां बताया गया ये बात पोटेंशियल एनर्जी में बात बताई गई है वर्क के चैप्टर में। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड होता है माइनस एफ डॉट डी आर। सॉरी, ये तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अरे हाँ, बात सही है ये। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। तो डी यू हो गया माइनस एफ डॉट डी आर। नाउ दिस एफ डॉट डी आर इज work done by conservative force. So change in potential energy is negative of work done by conservative force. Conservative force कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में किसी चार्ज को आप मूव कराओगे तो वर्क होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फोर्स, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल फोर्स। तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गया? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। समझ में? एंड दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड। एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंट। तो ये बातें मैं वर्क वाले चैप्टर में करा चुका हूं, इसलिए मैं यहां पे नहीं करा पाया, लेकिन फिर भी यहां पर मैं आपको एक बार रिकॉल कराता हूं। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा, जब भी कंजर्वेटिव फोर्स, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। समझिए, समझाता हूं, मतलब जब पॉजिटिव वर्क करेगा। इसको भी समझाता हूं, पहले समझाया था मैंने, लेकिन आप लोगों ने उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा। ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है कोई, तो इसकी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इसकी फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। अब मैं किसी भी पॉजिटिव, किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अगर मूव कराता हूं, मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां मूव करता है। पहली बात, इसकी फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। तो इसकी वजह से इस पे फोर्स किधर लग रहा है? QE इधर लग रहा है। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? भाई डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स QE भी इधर, तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव हुआ। इसका मतलब A से B जाने में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा?
नेगेटिव होगा। इसका मतलब जैसे जैसे पार्टिकल यहां से जाता रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी। लेकिन उल्टा अगर पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यानी पॉजिटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज अगर दूर जा रहा है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास ला रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द फील्ड वर्क कर रहे हो। बात समझा? तो इसीलिए दो प्रोटॉन को पास लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, घटेगा? फोर्स रिपल्सिव है, तो उन दोनों जो एक दूसरे पे वर्क करेंगे वो नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स तो बाहर की तरफ लग रहा है और मैं इसको पास ला रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। लेकिन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को पास ला रहे हैं तो बढ़ेगा, घटेगा? ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो इनकी फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगी, इनकी फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फील्ड पॉजिटिव हो गया, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। अब आ जाते हैं ओरिजिनल अपने क्वेश्चन पे। मुझे क्या करना है कि मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसका चार्ज क्यू 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 है। मुझको क्या करना है, मुझको वर्क डन निकालना है इसका साइज डबल करने का। इसका साइज मैं डबल कर रहा हूं, एल एल एल। समझ में आया यहां तक? ये बात समझ में आ चुकी है? एल 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 कैसे करूं? देख, वर्क डन निकालना है, बताइए क्या करूं? सनोज, क्या किया जाए? अब बच्चे सोचते हैं वर्क डन निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालें, क्या क्या करें? कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यानी फाइनल सिस्टम का एनर्जी, इसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। समझ गए? तो क्या हो गया? तो k3kq² बाय 2l माइनस 3kq² l। पहले वाले का निकाल देते। समझ में आ गया है? तो जब भी वर्क डन बोले इस चैप्टर में, ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको यही करना है, फाइनल सिस्टम की एनर्जी माइनस इनिशियल सिस्टम की एनर्जी निकाल के सॉल्व कर देना है। बात समझ गया? लिख लीजिए एक बार। ठीक, ठीक है। तो आज के वीडियो के अंत में तिलक सर आपको बताएंगे कि 2 मिनट में कैसे किसी चैप्टर को तैयार करें। हाँ, हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर इन 2 मिनट, मैगी की तरह। अभी नहीं, अभी चैप्टर के एंड में, अभी नहीं, अभी तिलक सर आएंगे, अभी बिजी हैं, पत्नी से झगड़ा हो गया इनका। क्या कह रहे हो? नया नया शादी है फिर भी झगड़ा शुरू है। चलो कोई बात नहीं, होता है। बढ़ा जाए। मार खाओगी जो मन में आए। चलिए बढ़ा जाए। अब यहाँ पे जिससे क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन में आपके पास एक तो ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो समझ ही गया। पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूं, इस पार्ट को। एक और चीज मैं बताऊंगा जो काम की बात पूछी जा सकती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दो चार्ज के बीच में K Q1 Q2, K मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अपॉन R। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू final potential energy minus initial potential energy, and that is equal to negative of work done by conservative force and positive of work done by external force। ठीक है। अब यहां पर ये बातें आपको याद रखनी है। जब भी कोई चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज अगर मूव करता है
तो अगर कोई चार्ज, जैसे ये कोई चार्ज है और ये यहां से यहां मूव कर रहा है, तो फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन अगर यही नेगेटिव चार्ज होता, यही नेगेटिव चार्ज होता, तो फिर आपका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता। समझ में आ गया? नहीं, ज्यादा एनर्जी या कम एनर्जी की बात नहीं है। इसमें क्या हो रहा है कि फील्ड का फोर्स QE और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड क्या हो रहा है? पॉजिटिव है। वर्क डन जब भी कंजर्वेटिव फील्ड का पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। इस बार किसको फोर्स किधर लगेगा? देख, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको नेगेटिव चार्ज को अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इस केस में नेगेटिव है। अब जैसे ही वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव हो गया, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ेगा। अब हो क्या रहा है, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी, पहले वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, तो याद रखिएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से अगर पोटेंशियल एनर्जी घट रही है तो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ना पड़ेगा। तो इसमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस भी हम ले सकते हैं, और ये हाफ mv² के बराबर। दोनों में हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो इस पर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। समझ में आ चुका है? ठीक है, तो अब हमारे बीच फिर से आ गए हैं तिलक सर, जो आपको बताएंगे 2 मिनट में किसी चैप्टर को कैसे तैयार किया जा सकता है। तो तिलक सर, कुछ अगर बच्चों को आप बताना चाहें तो बताइए, नहीं तो फिर हम वीडियो को समाप्त कर देंगे। आइए, क्योंकि आजकल झगड़ा चल रहा है इनका, तो कभी कभी मूड ऑफ रहता है कैमरे पे। हाँ जी, बोलिए। हाँ तो बेटे, अगर मान लो आपकी कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ले लो, तो पहले उसके आप नोट्स पढ़ो, फिर आप उसके फॉर्मूला शीट बनाओ, और फिर आप ज्यादा से ज्यादा PYQ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो ऐसे करोगे तो आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत ही दिव्य ज्ञान आपने दिया, और इसी के ज्ञान को सबको फॉलो करना है, तो आप जरूर सक्सेस होंगे, सफल होंगे। तो इसी के साथ अब हम इस चैप्टर तो नहीं, इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के दिव्य ज्ञान के लिए थैंक यू तिलक सर। ठीक है, थैंक यू, बाय।